आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 19 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे किम जोंग उन की अमेरिका को जंगी धमकी, न्यूक्लियर जखीरा 3 गुना करने का दिया हुक्म। अब सीरिया में भी बसेंगे इस्राएली सेटलर्स, सरहद पार करके अंदर घुसे, नाजायज बस्ती की बुनियाद डाली। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर पर नेतन्याहू का बेहुदा हमला, बौखलाहट हुई बेनकाब। अमेरिका का असली चेहरा आया सामने, कहा वेस्ट बैंक पर कब्जा कोई जुर्म नहीं। ईरान आर्मेनिया का गेम चेंजर कॉरिडोर, गल्फ से यूरोप तक सीधी राह, एक झटके में ही दुश्मन को दी मात। अमेरिका के एक शहर में मची अफरा तफरी, समंदर में हुआ बड़ा धमाका। आज खबरें बेहद अहम हैं इस शो में और जबरदस्त हैं, आखिर तक बने रहिएगा। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर खेल और तेज होने वाला है। बड़ी तादाद में बम बनाने का सिग्नल दे दिया है किम जोंग उन ने। किम जोंग ने दे डाली है खुली धमकी, बोले अब वक्त है फौरन और तेजी से न्यूक्लियर ताकत बढ़ाने का। लेकिन क्यों? दरअसल ये एक बड़ी खबर है और एशिया पैसिफिक की सिक्योरिटी पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, वजह साफ है, अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर कर रहे हैं सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल। 11 दिन तक चलेगी ये ड्रिल, ये जंगी खेल। नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। इसमें जंगी जहाज, फाइटर जेट्स और यहां तक कि न्यूक्लियर एलिमेंट तक की टेस्टिंग शामिल है। किम जोंग उन का इल्जाम है कि ये ड्रिल्स असल में नॉर्थ कोरिया पर हमले की प्रैक्टिस है। अब आप सोचिए, अमेरिका कहता है ये डिफेंस एक्सरसाइज है, मगर नॉर्थ कोरिया इसे समझ रहा है जंग की सीधी तैयारी। तो किम जोंग उन का ये कहना है कि सिचुएशन इतनी बदल चुकी है कि हमें फौरन न्यूक्लियर जखीरे को दोगुना तिगुना करना होगा। यानी जितने हमारे पास बम हैं उससे ज़्यादा दागने पड़ सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर करना है क्या? यानी दोस्तों, एशिया का ये कोना बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ अमेरिका और उसके दोस्त, दूसरी तरफ न्यूक्लियर बटन थामे किम जोंग उन। और सवाल वही, क्या ये खेल अब ज़्यादा लंबा चलेगा या सीधे धमाका होगा? फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, हालात टेंस हैं। बात सीरिया की, जिसकी सरजमी पर इस्राएली बस्तियों की नाजायज बुनियाद पड़ गई है। अब कौन देगा जवाब इसका? कैसे रोका जाएगा इसे? कई सालों की जंग से लहूलुहान सीरिया की जमीन पर अब इस्राएली सेटलर्स ने एक नया वार कर दिया है। खबर आई है कि इस्राएली सेटलर्स का एक गिरोह सरहद पार कर जनूबी सीरिया में घुस गया और वहाँ नई बस्ती नेवे हबाशान नाम की ये नई बस्ती, उसकी नींव डाल दी, बुनियाद डाल दी, पत्थर लगा दिया। जेफीड वेबसाइट में छपी खबर में आप देख भी रहे होंगे कि सेटलर्स सीरिया की ज़मीन पर अपनी नाजायज़ बस्तियों की बुनियाद का पत्थर गाड़ रहे हैं और सदर अल शरा कहीं मदहोशी का शरबत पीकर खामोशी से सो रहे हैं। खबर किसी और ने नहीं दी। 19 अगस्त को जेफीड, इस्राएली वेबसाइट और इस्राएली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने दी है। ये पूरा खेल पायनियर्स ऑफ द बाशान नाम के सेटलर एक्टिविस्ट ग्रुप ने किया। इसमें बच्चे, औरतें, जवान सब शामिल थे। यहाँ तक कि गोलानी यूनिट में मारे गए एक इस्राएली फौजी के घर वाले भी इस गैर कानूनी हरकत में शामिल हुए और उन्होंने सीरिया में उसके नाम का मेमोरियल कॉर्नर भी बना डाला, उसकी तस्वीर भी लगा डाली। सीरिया की ज़मीन पर इस्राएली फौज यानी आईडीएफ को जैसे ही खबर मिली कि कई गाड़ियां सीरिया के अंदर चली गई, ऐसा लग रहा कि बेहोश पड़े हुए थे, कई गाड़ियां सीरिया के अंदर चली गई हैं, तो उन्होंने घुसपैठियों को पकड़कर वापस इसराइल भेजा। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये बस एक्टिविस्टों का खेल है या फिर सरकार और फौज की चुप्पी में कोई और साजिश छिपी है? और आईडीएफ की निगाह से बचकर अगर कोई इसराइल से सरहद पार कर सकता है तो सीरिया से भी लोग इसराइल के कब्जे वाले इलाके में आ सकते हैं ना। आईडीएफ तो तब भी सो रही होगी ना। ये कैसी आईडीएफ है? इसके बाद बाशान हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, ये नारा सेटलर्स ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप तक में लगा दिया। ये बाशान कहते हैं सीरिया के इस इलाके को। उनका दावा है कि सीरिया का ये इलाका कभी बफर जोन था और अब वो यहाँ पर घर वापसी करने आए हैं। हमारे यहाँ भी कट्टरपंथी जमात घर वापसी के बेवकूफ़ी भरे नारे लगाती है और इसराइल में हमारे यहाँ की तरह ही ऐसे चिलमबाजों की कमी नहीं है, वो भी वही नारे लगा रहे हैं। आज़ाद बोल इंडिया की नज़र में ये सिर्फ सरहद पार करने का इंसिडेंट नहीं, बल्कि सीरिया की ज़मीन पर इसराइली कब्ज़े का नया ऐलान है। हमारा सवाल ये है कि दमिश्क की हुकूमत कहाँ है? सदर अल शरा मानो नींद में गाफिल हैं, जबकि सेटलर्स उनकी ज़मीन पर झंडा गाड़ रहे हैं। अब वो और क्या गाड़ेंगे कि जुलानी नींद से जागे?
अभी अभी सीरिया ने जवाब नहीं दिया है, अभी तक। अगर अभी भी सीरिया ने जवाब नहीं दिया तो गोलान हाइट्स की तरह सीरिया के और हिस्से भी हमेशा के लिए हथिया लिए जाएंगे। क्या जोलानी ज़मीन लुटाने के लिए ही सदर बने? और अगर नहीं तो फिर क्या करेंगे इस पर? खबर नेतन्याहू की बदजुबानी की। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को अनाप शनाप बोलने लगा वॉर क्राइम का मुलजिम नेतन्याहू, क्योंकि आज़ाद फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद करने वालों से डर रही है इसराइली हुकूमत और उसका सरबराह। इसराइल का वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर बौखला गया। इस बार उसने सीधा हमला किया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ पर। नेतन्याहू ने उन्हें कमज़ोर सियासतदान, इसराइल से गद्दारी करने वाला और ऑस्ट्रेलिया की यहूदी कौम को अकेला छोड़ देने वाला तक कह डाला। इसके पीछे असल वजह है ऑस्ट्रेलिया का एक फैसला। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट बैंक पर कब्जे की पैरवी करने वाले इसराइली कट्टरपंथी एमपी सिमचा रॉथमैन का वीज़ा कैंसिल कर दिया। हमने आपको बताया था। इसके बाद इसराइल ने भी जवाबी हमला करते हुए ऑस्ट्रेलियाई डिप्लोमेट्स के रेजिडेंसी वीज़ा रद्द कर दिए, कल रात बताया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग ने साफ कह दिया, नेतन्याहू हुकूमत इसराइल को दुनिया से अलग थलग कर रही है और टू स्टेट सॉल्यूशन की कोशिशों को कमज़ोर कर रही है। इधर इसराइल के अंदर भी नेतन्याहू की इस बदजुबानी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम, सबसे ताल्लुकात ख़राब करवा रहे हो, तुम हमेशा नहीं बैठे रहोगे गद्दी पे, तुम्हारे बाद भी कोई आएगा, ताल्लुकात ख़राब हो चुके होंगे। अपोजिशन लीडर इसराइल का याइर लैपिड, उसने कहा कि आज की दुनिया में नेतन्याहू से टकराना किसी भी लीडर के लिए फ़ायदे का सौदा है और नेतन्याहू ने अल्बनीज़ को ये तोहफ़ा खुद दे दिया है। याद रखें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो सितंबर में यूएन में फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम करेगा, मान्यता देगा। यही वजह है कि नेतन्याहू सरकार बौखलाहट में ऐसी गलत हरकतें कर रही है जो इसराइल के लिए घाटे का सौदा साबित होने वाली हैं। लिख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। फ़लस्तीन पर कब्जे का कानून बना रहा है अमेरिका। यूएस के एम्बेसडर ने कहा है कि वेस्ट बैंक में इसराइली बस्तियों की बड़ी तामीर इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं है। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर फ़लस्तीन के ज़ख्मों पर नमक छिड़का नहीं रगड़ दिया है। इसराइल में बैठने वाला अमेरिका का एम्बेसडर माइक हकाबी, उसने ऐलान किया है कि वेस्ट बैंक पर इसराइली कब्जे और वहाँ बड़े लेवल पर हो रहा तामीर का काम यानी डेवलपमेंट, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं माना जाएगा। यानी अमेरिका इसराइल के हर नाजायज़ काम को जायज़ होने का सर्टिफिकेट दे रहा है, जो सीधे सीधे हर फ़लस्तीनी से उसकी ज़मीन छीन लेने का ग्रीन सिग्नल है। हकाबी ने इसराइली आर्मी रेडियो पर कहा कि E1 एरिया में बस्तियां बसाने का, सेटलमेंट्स बसाने का फैसला इसराइल की हुकूमत करेगी और हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे। अगर कोई किसी को रोकता नहीं तो फिर वो उसे जाने ही तो देता है। याद रहे दोस्तों, E1 प्रोजेक्ट वेस्ट बैंक को 2 हिस्सों में बांट देगा और फ़लस्तीन के लिए एक आज़ाद मुल्क का ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। लेकिन अमेरिका का सफ़ीर, अमेरिका का एम्बेसडर कह रहा है, हम अच्छे बुरे का फ़ैसला नहीं करेंगे, बस इतना कहेंगे कि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है। यानी बदमाश और गुंडा कोई आए और किसी मालिक से उसकी ज़मीन छीन ले तो ये उसूलों के अलंबरदार अमेरिका के लिए जुर्म नहीं, जमाई बाबू के लिए तोहफ़ा है। हकाबी ने यहाँ तक कहा कि इसराइलियों को इसराइल में रहने का हक़ है, मगर सवाल ये है क्या फ़लस्तीनियों को अपनी ही ज़मीन, अपने ही घर और अपने ही मुल्क में जीने का हक़ नहीं है? ये भी तो हकाबी बताए। अमेरिका के इस बयान ने साफ कर दिया है कि वाशिंगटन खुलकर नाजायज़ इसराइली बस्तियों की हिमायत कर रहा है और फ़लस्तीन की आज़ादी की राह रोकने में खुले तौर पर शरीक है। इससे ज़्यादा सबूत और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा सबूत और क्या चाहिए? वही हकाबी है जो कहता है कि हाँ, इतने अरब मुल्क हैं, कोई भी गज़ा के लोगों को, फ़लस्तीनियों को ले ले। मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा किसी दिन। ये जो आज के इसराइली हैं, ये अभी 75 साल पहले नहीं, यहाँ यहूदी बाहर से आके बसे थे, फ़लस्तीनी हमेशा से यहाँ थे और CNN की डॉक्यूमेंट्री है। इसके अलावा भी और सबूत हैं। यहूदी हमेशा से यहाँ नहीं रहते थे, फ़लस्तीनी रहते थे। हाँ, उनका नाम फ़लस्तीनी था,
और वो मुसलमान नहीं थे उस वक्त। असली बाशिंदे यही हैं जिन्हें आज गुलाम बनाया जा रहा है। अब ईरान के मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं। पर्शियन खाड़ी से पर्शियन गल्फ से काला सागर तक, ब्लैक सी तक ईरान आर्मेनिया की एक नई डील गेम चेंजर साबित होने जा रही है। जियोपॉलिटिक्स के ताज़ा खेल में ट्रांजिट कॉरिडोर बना है गेम चेंजर। ईरान और आर्मेनिया ने मिलकर पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर को मजबूत बनाने का ऐलान कर दिया है। येरेवन में दोनों मुल्कों के आला वजीरों की मुलाकात हुई, जहां ट्रांजिट, ट्रेड, रोड, रेल नेटवर्क और टैरिफ इश्यूज पर डील हुई। ईरानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर फरजान सादेक ने कहा कि नॉर्थ साउथ और पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर ही वो रास्ते हैं जो हमारे रीजन को नई ताकत देंगे। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि दोनों मुल्कों के बीच $330 का, मिलियन बिलियन नहीं, $330 का टैरिफ गैप है और इसे फौरन ठीक करने की ज़रूरत है। अहम पॉइंट ये रहा कि ईरान ने साफ किया कि नए रास्तों से जियोपॉलिटिकल नक्शे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यानी ईरान नहीं चाहता कि कोई ऐसा ट्रांजिट रूट बने जो आर्मेनिया को बाईपास करके अज़रबैजान, तुर्की के ब्लॉक को मजबूत करते। वो बन रहा है ना ट्रंप कॉरिडोर, ये उसी के बरक्स नया कॉरिडोर, पुराना उसको और एक्सपेंड करेंगे। जोल्फा येरेवान जॉर्जिया रेल लाइन की बहाली को दोनों मुल्कों ने गेम चेंजर बताया है। ईरानी प्रेसिडेंट का हालिया आर्मेनिया दौरा भी इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा रहा है। इस खबर का जियोपॉलिटिकल एंगल समझ लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस कॉरिडोर से ईरान को गल्फ से यूरोप तक सीधी पहुंच मिलेगी। इससे आर्मेनिया को ब्लॉकेड से राहत मिलेगी और रूस यूरोप ट्रेड का ये ऑप्शनल रास्ता बनेगा। सबसे अहम बात यह है कि ये प्रोजेक्ट तुर्की अज़रबैजान के ज़ांगिज़ुर कॉरिडोर प्लान का बैलेंस बनेगा। यानी ईरान ने कॉरिडोर से जवाब देने का दांव चल दिया है। अमेरिका का बाल्टीमोर समंदर धमाके से हिल गया। अमेरिका के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक बाल्टीमोर एक ज़बरदस्त धमाके से अफरा तफरी का शिकार हो गया। धमाका समंदर में हुआ, उसी जगह जहां कुछ महीने पहले फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज गिरकर समंदर में समा गया था। खबर के मुताबिक कोयला ले जाने वाला कार्गो जहाज डब्ल्यू सैफायर अचानक आग के गोले में तब्दील हो गया। फौरन कोस्ट गार्ड और सिटी फायर यूनिट्स को बुलाया गया। जहाज पर मौजूद 23 क्रू मेंबर्स को महफूज हालत में बाहर निकाला गया। इनमें से किसी को चोट नहीं लगी। मैंने धमाके का वीडियो देखा है, ज़बरदस्त धमाका था। 751 फीट लंबा ये जहाज धमाके के बाद बुरी तरह से झुलस गया और ऊपर से धुआं उठता रहा। शहर के फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि आग को पूरी तरह से अब काबू कर लिया गया है। राहत की बात यह है कि धमाका बड़ा था लेकिन इंसानी जान का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल ये थी कुछ खबरें जो आपके सामने रख दी हैं फैक्ट्स के साथ। उम्मीद ये करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया ना किया और सब्सक्राइब तो कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे अकाउंट्स को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।